सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी। शालिनी व्यास एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं। फिर चाहे वो एनसीईआरटी हाईलाइट की मदद से हो, फिर चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन हमारा डिटेल नोट्स की मदद से हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें हमें नीट 2026 को क्लियर करने के लिए चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ हम इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर किसी ने इस चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। और प्लीज़ जब भी कोई वीडियो ख़त्म हो, जब भी कोई चैप्टर ख़त्म हो, तो प्लीज़ मुझे बताया करो कि तुम्हें नोट्स कैसे लग रहे हैं, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही या नहीं, या तुम्हें और भी कोई चीज़ चाहिए कि दी हमें ये भी पढ़ा दो, तो वो भी मुझे बताया करो, है ना, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख सकता है, जिसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी में हम पूरे साल में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। पीवाईक्यूज होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और असर्शन रीजनिंग हो जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मैचअप, फिलअप, जो भी जितने भी बन सकते हैं हर एक चैप्टर से। बाकी 3-4 बार रिवीजन तो हम करेंगे। अभी जो सीरीज चल रही है, एक तो चल रही है एनसीईआरटी हाईलाइट वाली सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। अभी हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर करेंगे इन नोट्स। आपको पता है, मैं कभी भी कोई चीज़ अगर एनसीईआरटी से करा रही हूँ कोई चैप्टर, तो उसके बाद में उसको डिटेल नोट से फिर से वो चैप्टर करवाती हूँ, ताकि तुम्हारे पास एक तो नोट्स हो जाए, दूसरा तुम्हें इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डायग्राम हम एनसीईआरटी के तो करते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके साथ मैं खुद भी बनाती हूँ। जैसे तुम्हें यहाँ पे देखो स्लाइड में एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा है ना, तो उससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी। प्लस ये नोट्स क्या है, हैंडमेड है, मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई भी टाइप्ड या फिर कहीं से पीपीटी बनाए हुए नोट्स नहीं है, मैंने खुद बिल्कुल हाथ से एक एक चीज़ लिखी है, एक एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी की अनोटेट करी है। कम से कम जगह में, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें एक चैप्टर की एक्वायर कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। उस तरीके से ये नोट्स बनाए हुए हैं कि तुम्हें एग्जाम के एंड टाइम पे भी ये नोट्स पढ़ के हो जाएगा। बार बार तुम्हें अलग अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर तुमने ये सोचा है कि मुझे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, तो तुम्हें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कोई भी नई अपडेट आए, नया फॉर्म आए, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। वैसे तो मैं सारी अपडेट आपको यूट्यूब पे भी दूंगी, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ फ्री में, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जाके इन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल है t.m/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको बायो के लिए इजी ट्रिक्स चाहिए, कम टाइम में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, वो समझना हो, कोई भी फर्दर अपडेट्स वगैरह चाहिए, तो आप ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन करेंगे, @SVNeetBiology से फॉलो करेंगे। अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर से। इसका एनसीईआरटी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, किसी ने नहीं देखा तो वो चैनल में जाके वीडियो देखेगा। और प्लीज़ जब वीडियो खत्म हो तो मुझे कमेंट में बता देना, है ना, नहीं तो एटलीस्ट #नीट 2026 क्रैक्स, उसके बाद डॉक्टर लगा के अपना नाम लिख के सब लोग जाएंगे, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर चैप्टर का नाम एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो आपको एक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम यूजुअली कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, जब बॉडी अपने आप में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर देती है। बॉडी में गंदगी है तो उसको रिलीज करना जरूरी है, नहीं तो फंक्शनिंग खराब हो जाएगी हमारे मशीनों की। इसलिए उस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो मैम डेफिकेशन और एक्सक्रीशन क्या सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। डेफिकेशन और एक्सक्रीशन कभी भी सेम चीज नहीं होती है। डेफिकेशन मतलब जो नॉर्मली हम एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग जगह से बाहर निकल सकते हैं। देखो अगर स्किन से भी वेस्ट बाहर निकल रहा है तो वो डेफिकेशन में नहीं आएगा, लेकिन वो एक्सक्रीशन में आएगा। अगर हम स्वेट कर रहे हैं तो उस वक्त जो क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारी बॉडी में से जो है
टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं। अगर लीवर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है तो वो भी एक काइंड ऑफ एक्सक्रीशन है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी में से हार्मफुल चीजें बाहर निकल रही है ना, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो जाएंगी। मतलब अगर वो चीजें बाहर निकल गई तो ऐसा होना हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो जाएगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं, अभी हम देखेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या है ना। कभी भी डेफिकेशन और एक्सक्रीशन सेम चीज नहीं होते हैं। मैंने देखो हर एक छोटी से छोटी चीज नोट में इंक्लूड की है। ये नोट डाउनलोड करना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे देखो, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अरे, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैंने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहे हैं। अब मैंने बोला कि एक समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, एक किसी सोसाइटी में बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, और कोई जगह है जहाँ पे कुछ बर्ड्स रह रही है। क्या सबका एक्सक्रीटा सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। सब क्या सेम टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है, देखो, जो ऑर्गेनिज्म जिस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है, एक्सक्रीट करता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पहले टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हमारे अमोनोटेलिक वाले, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज किया जाता है, तब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कह देते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाता है? अमोनिया हो जाता है। अब क्योंकि अमोनिया है, देखो तो तुम्हें पता है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है तीनों तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट में। दूसरे दो भी पढ़ेंगे, पहले इधर देखो। अमोनिया काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ गई तो इसको रिलीज करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ बहुत सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। तो इसको यानी कि अमोनिया को जब बाहर निकालना है बॉडी से, तो क्या चाहिएगा? बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ताकि बॉडी टॉक्सिसिटी फील ना करे। अब क्योंकि पानी के वे में निकल रहा है तो जो एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होगा, है ना। डाइल्यूट फॉर्म समझते हो ना, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, तो इतना तो समझते ही होगे। तो अब जो डाइल्यूट फॉर्म में निकलेगा मतलब एनर्जी कम लगेगी। तुम खुद सोचो, एक तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड है चीज और एक तुम्हारे पास डाइल्यूट चीज है, तो दोनों को किसी एक पर्टिकुलर जगह से रिलीज करने में किसमें कम एनर्जी लगेगी? जो चीज डाइल्यूट है ना। पानी के साथ अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो उसकी टॉक्सिसिटी अगर बहुत बहुत ज्यादा है, तो पानी के साथ निकलने की वजह से टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी और एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। अब जब हम अमोनिया बाहर निकाल रहे हैं तो अमोनिया बॉडी में कहीं ना कहीं बनना भी तो चाहिए। कहाँ अमोनिया बन रहा है बॉडी में कि हम उसे बाहर निकालें? तो देखो, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में, तो उन अमीनो एसिड्स का हमने डीअमीनेशन कर दिया। डीअमीनेशन जब हम करते हैं अमीनो एसिड का तो हमें अमोनिया मिलता है। कैसे होता है? देखो, तुम्हें नॉर्मली एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा, नहीं पता होगा तो बायोमोलिक्यूल में काफी ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, एक हमारा अमीनो एसिड होता है जिसमें एक कार्बन के पास चार ग्रुप होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि COOH का होता है। एक होता है हमारा H हाइड्रोजन वाला ग्रुप। एक होता है R यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड बनेंगे। और एक होता है हमारा लास्ट वाला अमोनिया ग्रुप यानी कि NH2 वाला ग्रुप, ठीक है। जब मैं उस अमीनो एसिड के चारों ग्रुप में से ये NH2 वाला ग्रुप निकाल देती हूँ, रिमूवल ऑफ NH2, रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के उन ग्रुप्स में से मैंने अगर NH2 वाला ग्रुप निकाल दिया है, तो निकालने के बाद NH2 निकाल दिया, तो NH2 निकाल दिया तो निकलने के बाद क्या होगा? NH3 बन जाएगा वो, है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जनरली ये देखो, अगर किसी को अभी केमिस्ट्री वगैरह इतनी नहीं समझ में आ रही है तो बस इतना सोचो कि अमीनो एसिड के पास चार ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है, एल्काइल ग्रुप होता है और लास्ट होता है हमारा अमोनिया वाला NH2। जब उसमें से मैं NH2 ग्रुप निकाल देती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर से एक NH2 रिलीज हुआ। ऐसे बहुत सारे NH2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। वो जब रिलीज हो रहे हैं तो NH3 की फॉर्म में होते हैं, तो क्या हो जाएगा? अमोनिया हुआ। इसका मतलब अमीनो एसिड में से NH2 निकालने पे अमोनिया रिलीज हो जाएगा। अब अमोनिया रिलीज हो रहा है, इसका मतलब उन ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रिलीज हो गया? अमोनिया रिलीज हो गया। अब अमोनिया बन गया, अब इसको निकालेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? अमोनोटेलिक हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने अमीनो एसिड में से एक अमीन का ग्रुप निकाला, देखो NH2 क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है NH2,
और जब निकालते हैं तो एक हाइड्रोजन ऐड होता है, तो जब NH3 होता है वो अमोनिया होता है। तो क्योंकि मैंने अमीन का ग्रुप निकाला है अमोनिया बनाने के लिए, सुन रहे हो, क्योंकि मैंने अमीनो एसिड में से अमीन का ग्रुप निकाला है अमोनिया बनाने के लिए, तो मैं कहूंगी कि मैंने अमीनो एसिड का डीअमीनेशन कर दिया है। डीअमीनेशन यानी अमीन का ग्रुप निकाल देना। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। अब क्योंकि अमोनिया निकल रहा है एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? अमोनोटेलिज्म प्रोसेस यूज करते हैं, ये नाम होता है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं भैया, वैसे कौन से एनिमल है जो अपनी बॉडी में से इतना टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल रहे हैं? अमोनिया कौन निकाल रहा है? तो हो जाएंगे एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, बोनी फिशेस होंगी, और हमारे एम्फीबियंस होंगे, यानी कि जो भी मेराइन ऑर्गेनिज्म है मोस्टली। कार्टिलेजनस फिश नहीं होगी, सुनो मेरी बात ध्यान से। जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिज्म का प्रोसेस शो करते हैं। लेकिन अगर मैं फिशेस की बात करूं तो ध्यान रखना, जो बोनी फिशेस होती है, मैंने लिखा है यहाँ पे बोनी फिशेस, यानी कि जो बोनी फिशेस होंगी वो अमोनोटेलिक होंगी, लेकिन फिर कार्टिलेजनस फिश वो अमोनोटेलिक नहीं होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट देखते हैं, हमारा यूरिया। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अमोनिया नहीं निकाल के यूरिया निकालते हैं अपनी बॉडी से। यूरिया निकालते हैं इसलिए उन्हें हम अमोनोटेलिक की जगह इस बार यूरियोटेलिक कह देंगे। यूरियोटेलिक जो होता है, आई मीन जो यूरिया होता है, वो अमोनिया के कंपैरिजन में टॉक्सिक थोड़ा कम होता है। तो देखो मैंने एरो भी कम बनाए हैं, थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। कम टॉक्सिक होता है तो उसे अमोनिया से कम पानी चाहिएगा। ठीक है। अब क्योंकि अमोनिया से कम पानी चाहिए, इसका मतलब जब वो बाहर निकलेगा तो अमोनिया वाले वेस्ट के कंपैरिजन में यूरिया वाला वेस्ट जो होगा वो डाइल्यूट कम होगा। अब डाइल्यूट कम है यानी कंसंट्रेटेड ज्यादा है। इतना समझ में आ रहा है ना? डाइल्यूशन जब बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो अगर डाइल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब कम कंसंट्रेशन वाली चीजों को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इतना समझ में आया? होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर। ओके। अब देखो फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे हमने देखा था अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया का हमने देखा था अमोनिया कैसे बनता है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो जो अमोनिया होता है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, हालांकि अभी हुआ है। 4 ग्रुप होते हैं कार्बन के पास एक अमीनो एसिड में। पहला वाला जो ग्रुप होता है COH का, दूसरा वाला R का एल्काइल ग्रुप कोई भी, तीसरा वाला H का, और चौथा वाला हमारा अमीन का ग्रुप। अगर मैं अमीन के ग्रुप को निकाल दूं तो डीअमीनेशन ऑफ अमीन कहते हैं उस प्रोसेस को। जब अमीन का ग्रुप निकलता है तो अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया के रिलीज होने को ही हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म हो रहा है, यानी कि अमोनिया रिलीज हो रहा है। अब वो अमोनिया बॉडी में रिलीज हुआ है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है। अब बात आती है जो अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकाल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से एक्सक्रीटा के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। तो ये यूरिया बॉडी में बन कैसे रहा है ये भी पता होना चाहिए। हमारे लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल से ही यूरिया बनता है। इस ऑर्निथिन साइकिल को हम यूरियल साइकिल भी कहते हैं क्योंकि यूरिया बन रहा है। इसके अलावा इसे क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं, ऑब्वियसली जिसने डिस्कवर किया होगा उसका नाम होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते पहले। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्रॉग है, शार्क है, मैमल्स है, तो ये यूरियोटेलिक होते हैं। तो मेरे को बताओ ह्यूमन कौन है इनमें से? चलो एक बार यूरिकोटेलिक पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे को बताना ह्यूमन क्या है। यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, या फिर अमोनोटेलिक है। ठीक है। आगे देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम की मैं बात करूं, एंजाइम कौन सी होती है? आर्जिनेस। अब देखो हमने पढ़ा ऑर्निथिन साइकिल, अब इसमें हो क्या रहा है, कैसी साइकिल है ये? एक एंजाइम होती है आर्जिनेस। ये आर्जिनेस एंजाइम जो है आर्जिनिन को तोड़ देती है यूरिया और ऑर्निथिन में, समझ रहे हो? आर्जिनिन एक चीज होती है, समझ लो अभी तुम, आर्जिनिन है। आर्जिनिन जब टूटता है तो यूरिया और ऑर्निथिन बनाता है। इस आर्जिनिन को तोड़ेगा कौन यूरिया और ऑर्निथिन बनाने के लिए? एक एंजाइम जिसका नाम आर्जिनिस होता है। इतना समझ में आया? तब यूरिया बन गया, अब बॉडी में यूरिया बन गया, उसको बाहर निकालो। अब हम आते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना वो यूरियोटेलिक था, ये क्या हमारा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजनस बेस इनका यूरिक एसिड होता है, यानी कि एक्सक्रीटा के रूप में यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। अब यूरिक एसिड जो होता है वो अमोनोटेलिज्म वाले, यानी कि जो अमोनिया होता है उससे काफी ज्यादा कम टॉक्सिक होता है।
इसकी टॉक्सिसिटी सबसे लीस्ट होती है तीनों टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस में, इसलिए इसे बाहर निकलने के लिए पानी भी कम चाहिए। अब पानी कम चाहिए, टॉक्सिसिटी भी कम है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कंसंट्रेटेड चीज को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी बॉडी को, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा हो जाती है। अब बात आती है हमारी यूरिक एसिड बनते कैसे हैं, तो प्यूरिन से बनते हैं। प्यूरिन पता है, एडिनिन ग्वानिन होते हैं। पिरिमिडिन क्या होते हैं फिर, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थायमिन किस में मिलता है, डीएनए में। यूरेसिल किस में मिलता है, आरएनए में। ठीक है, इतना तुमको पता होना चाहिए, बाकी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी इधर देखो फॉर्मेशन, प्यूरिन बनते हैं, एडेनिन बना और ग्वानिन बना। अब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, किससे होता है, प्यूरिन से होता है। ध्यान रखना, पिरिमिडिन से नहीं होता है। यानी कि डीएनए आरएनए का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तुम देख रहे हो थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल। ये सब क्या होता है, हमारे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है पैलेट। पैलेट का मतलब क्या, इनका जो कंसंट्रेटेड एक्सक्रीटा होता है उसे हम पैलेट कहते हैं। बर्ड्स का एक्सक्रीटा देखा है तुमने, पता ही होगा, तो वो क्या है, उसमें पानी नहीं होता, उतना पानी नहीं होता ना, तो वो क्या हो गए, पैलेट के फॉर्म में होता है। वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए उसकी टॉक्सिसिटी कम, पानी की रिक्वायरमेंट कम और एनर्जी ज्यादा लगती है। एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एनिमल किंगडम के टाइम तो ये सब डीपली पढ़ेंगे, पर क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, हमने सर्कुलेशन में भी पढ़ा था, तो अभी भी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हर एक टाइप ऑफ एनिमल का क्या होता है। अगर मैं बात करूँ पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस होता है। ठीक है ना, जनरल बॉडी सरफेस। प्लेटी हेलमिंथेस के पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, एस्केलमेंथिस के पास क्या होते हैं, रेनिटी सेल्स होते हैं। एनिलिड्स के पास क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। नेफ्रीडिया अगेन 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री, फेरेंजियल और सेपिटल टाइप ऑफ नेफ्रीडिया। ठीक है, ऑर्थोपॉड्स क्या होते हैं, ऑर्थोपॉड्स अगेन बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर ऑर्थोपॉड्स में इंसेक्ट की बात करूं, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, तो ऑर्थोपॉड में जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, जैसे कि हमारे कॉकरोच। ठीक है, क्रूस्टेशियन जो होते हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले ऑर्थोपॉड है, जो एक्वाटिक ऑर्थोपॉड है, तो उनके पास क्या होते हैं, या तो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो स्पाइडर है वो भी एक काइंड ऑफ ऑर्थोपॉड है, तो स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, इनके पास क्या होते हैं, कॉस्कल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो मॉलस्का, मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ऑर्थोपॉड सबसे लार्जेस्ट फाइलम, मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। मॉलस्का के पास क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ बीजानस होते हैं, जिसे हम केबर्न्स ऑर्गन कहते हैं, या फिर ये मेटानेफ्रीडिया का यूज करते हैं, या फिर स्टिनेडिया का यूज करते हैं। इतना समझ में आया, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। सॉरी, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, ना तो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ना इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा की बात करूं तो प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं इनके पास एक्सक्रीशन के लिए। अब आ जाते हैं हमारे कॉर्डेटा की तरफ, तो कॉर्डेटा का क्या सीन है, कॉर्डेट होते हैं हमारे 3 तरह के, एक होता है हमारा यूरोकॉर्डेट, एक होता है सिफेलोकॉर्डेट, उसके बाद आते हैं हमारे साइक्लोस्टोम। तो जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं इनके पास न्यूरल ग्लैंड्स होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा के पास होते हैं सोलेनोसाइट्स, साइक्लोस्टोम्स के पास होते हैं हमारे गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स को हम प्रोनेफ्रिक किडनी भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। ये कैसी किडनी है अभी देखेंगे। ये किसके पास होती है, हमारे कॉर्डेटा में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास। देखो ये तो नॉन वर्टिब्रेट्स थे ना, ये तो देखो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कैसे, पाइसिस, पी फॉर पाइसिस, ए फॉर एम्फीबियंस, बी फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एव्स और एम फॉर मैमल्स। ठीक है, जो हमारा पी और ए यानी कि पाइशिस और एम्फीबियन होते हैं, इनके पास मीजोनेफ्रिक वाली किडनी होती है, यानी कि ऐसी किडनी जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं होती है या छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन डाइल्यूट हो जाती है। अभी इतना ध्यान रखो, लूप ऑफ हेनले का काम होता है यूरिन को डाइल्यूट करवाना। अगर ये होगी या जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी हमारी यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चैप्टर में आगे हम डीपली पढ़ेंगे कि लूप ऑफ हेनले किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, जो हमारे एव्स हैं, जो मैमल्स हैं, उनके पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है। अब मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, ऐसी किडनी जिसमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी होती है। लूप ऑफ हेनले है तो वो कंसंट्रेट कर देगी यूरिन को। अगर लूप ऑफ हेनले नहीं है
तो यूरिन डाइल्यूट होगी। लूप ऑफ एनले का काम है यूरिन को कंसंट्रेटेड करवाना, ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करवाना काम है, ध्यान रखना। और अगर नहीं है तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, जब है और लंबी है तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया। प्रोनेफ्रिक किडनी नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रीमिटिव टाइप ऑफ किडनी, है ना। अभी देखते हैं किडनी होती कैसी है भाई। तो ये देखो, ध्यान से सुनो। किडनी होती है डोर्सल साइड में, पहले तो पोजीशन पता होनी चाहिए सबको। एनसीईआरटी कहती है पहले पोजीशन पता करो। किडनी कहाँ होती है? वेंट्रल होती है, डोर्सल, डोर्सल यानी पीछे की साइड होती है, किडनी आगे की साइड नहीं होती है, ठीक है। पेयर्ड होती है ऑब्वियसली, बीन शेप्ड होती है, देखा ही होगा तुमने। अब देखते हैं किडनी की पोजीशन कैसे होती है। T12 से लेके L3 तक होती है। डीपली इसके बारे में हम पढ़ेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में। अभी बस इतना ध्यान रखो, T12 से लेके L3 यानी कि जो हमारी बॉडी में क्या होता है, वर्टिब्रा होते हैं, ऐसे सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो थोरेसिक वाला वर्टिब्रा होता है वो टोटल 12 वर्टिब्रा होते हैं। उसमें से 12th वाले थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि लास्ट वाले थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके लंबर वर्टिब्रा के थर्ड नंबर वाले वर्टिब्रा तक, यानी कि लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। इतना समझ में आया सबको? पोजीशन समझ में आई? अब देखो, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले, अभी थोड़ी देर पहले, कि हम ह्यूमन जो होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं या अमोनोटैलिक होते हैं? तो उसका आंसर तुम्हें अब मिलेगा, कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है। कैसे होता है? ऑर्निथिन साइकिल से होता है, ठीक है ना, या फिर यूरियल साइकिल भी कहते हैं उसे। और क्या कहते हैं? कमेंट में बताओ क्या कहते हैं। और कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है। अब लीवर में हमारा यूरिया बन गया तो उसे किडनी तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा। तो लीवर में बना यूरिया पहले भेजा जाएगा हिपैटिक वेन के अंदर। अब हिपैटिक वेन में डायरेक्ट आया, सबसे पहले कहाँ आया? हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन में आया, इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड होगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया हमें देखने को मिलेगा। समझ में आया? अब उसके बाद हमारा यूरिया कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। कहाँ जा रहा है यूरिया? हार्ट में जा रहा है। अब मैं, अगर किसी ने ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो अभी के अभी जाके पढ़ेंगे ये वाला वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। ये चैप्टर हो जाए उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इस चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी ने अभी वो वीडियो नहीं देखा तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ, बाकी डीपली इस बारे में जो जो टॉपिक में समझाऊंगी उसके बारे में बात मैंने उस चैप्टर में कर रखी है। ये किडनी वाला चैप्टर है इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस चैप्टर पे रखूंगी। अभी देखो क्या चीजें तुम्हें पता होनी जरूरी है। मैंने तुम्हें बताया था उस चैप्टर में कि जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आना जरूरी है, तभी तो वो पंप करेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर आएगा। राइट एट्रियम के अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो पहला वाला जो चैम्बर है राइट एट्रियम के अंदर, उसके अंदर हमारा आएगा ब्लड। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाना होता है। 3 ऐसी चीजें हैं, वेन है जो ऐसा काम करती हैं, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट तक पहुंचाती हैं। कौन सी है वो 3? पहली है हमारी कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना, वेन नहीं, कैरोटिड आर्टरी। और बाकी 2 क्या? हमारी सुपेरियर वीना कावा, ये वेन है, और एक होती है इंफीरियर वीना कावा। सुपेरियर वीना कावा का काम होता है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके जाना, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, और हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाना। लेकिन बॉडी के नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी राइट हार्ट के राइट एट्रियम तक, वो कौन होगी? इंफीरियर वीना कावा। अब किडनी क्योंकि हमारे लोअर बॉडी पार्ट के अंदर सिचुएटेड होती है तो इसे हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम कौन करती है? इंफीरियर वीना कावा करती है। अब क्योंकि बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड आया है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, हिपैटिक वेन से आ रहा है तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हार्ट जो है वो राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है, समझ में आया? राइट एट्रियम में हमारा ब्लड आया। अब देखो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। ये वाला रूट कैसे हुआ था? हार्ट वाले चैप्टर में इतना अच्छे से समझा रखा है। अगर किसी को ये वाली चीजों में कंफ्यूजन होता है तो मेरा वो वीडियो जाके जरूर देखना, सच में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने वो वाली चीज। तो राइट एट्रियम से जो है ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? अब ब्लड क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए उसे लीवर में भेजना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल से लीवर तक पहुंचाती है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी, लीवर क्या सॉरी लंग्स तक, लंग्स तक पहुंचाती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, वो वीडियो देखना। लेकिन अभी तुम इतना समझो, जब लंग्स तक हमारा ब्लड पहुंच गया है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे ये,
अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब जो हमारा ब्लड है, क्योंकि हमारी बॉडी डबल सर्कुलेशन शो करती है, तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर वापस आएगा। इस बार राइट ऑरिकल की जगह लेफ्ट ऑरिकल में पधारेंगे हमारे ब्लड। अब लेफ्ट ऑरिकल के बाद आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चले जाएंगे हमारे एओर्टा के अंदर। अब एओर्टा का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। अब बॉडी पार्ट में से एक बॉडी पार्ट हमारा किडनी भी होता है, क्योंकि अभी हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ रहे, तो हम देखेंगे। मान लो इस एओर्टा ने ब्लड पहुंचा दिया किडनी तक। अब किडनी तक क्योंकि हमारा ब्लड पहुंच गया है, तो ये किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के बाद, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो चुका है, तो अब क्या होगा? ब्लड के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूरिया वो है जिसे बॉडी से बाहर निकलना है। तो अब फिल्टर ब्लड और मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया पास होंगे हमारी रीनल वेन से, और रीनल वेन से आगे जाके फर्दर इनका रूट चलेगा और ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इतना समझ में आया सबको? रूट, ये रूट किसका था? यूरिया का रूट था। तो कोई पूछेगा नहीं फिर यूरिन का रूट क्या होता है? यूरिन का रूट क्या होता है भाई? चलो वो भी देख लेते हैं, यूरिन कैसे चलती है। देखो ध्यान, सब लोग इधर देखो, ये यूरिन है। अरे अरे अरे, ये यूरिन का रूट हम देखेंगे कहाँ से शुरू होगा। हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन हमारी किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, ये एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलते हैं, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन मिलते हैं। अगेन ये चीजें मैंने आगे लिख रखी है, पर अभी अच्छे से सुन लो, तुम समझ लो मेरी बात को। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 2 किडनी के अंदर 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे। एक ह्यूमन बॉडी में एक बार अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गए तो वो कभी सही नहीं हो सकते हैं। वंस डैमेज, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से यूरिन चला जाएगा पेपिलरी डक्ट्स में। पेपिलरी डक्ट्स यूरिन को भेजेगी माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से हमारा जो ब्लड है वो पास करेगा मेजर कैलिक्स में। ये मेजर कैलिक्स आगे भेज देगी यूरिन को, सॉरी ब्लड बोल दिया मैंने। मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स तक, फिर मेजर कैलिक्स से रेनाल पेल्विस तक हमारा यूरिन चला जाएगा। ठीक है, अब रेनाल पेल्विस से आगे इसको यूरेटर में भेजा जाता है। यूरेटर एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये तो तुमने किडनी के डायग्राम में देखा ही होगा। उसके बाद ये हो जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही क्या होते हैं? डिट्रूसर मसल होते हैं। इन मसल का क्या काम होता है अभी जब हम मिक्चुरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल होते हैं, इतना ध्यान रखो। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। बाकी अभी मैं लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तब तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, रेनाल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। अब इन तीनों के पास यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसलेशनल एपिथेलियम होते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट में क्या होता है? ट्रांसलेशनल एपिथेलियम होता है। ये ट्रांसलेशनल एपिथेलियम जो है वो अलाउ कर देता है स्ट्रेचिंग को। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना होता है यूरिनरी ब्लैडर में। आगे चलते हैं और ये वाला डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये देखो, अब सब लोग इस डायग्राम को बिल्कुल ही एकदम गौर से सुनेंगे। पेन पेंसिल सब नीचे रखेंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसको साइड में रखेंगे और मेरी बात सुनेंगे और इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद हम इस डायग्राम पे गौर करेंगे। देखो, ये किडनी का एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले इधर देखो, हमारा ब्लड आएगा, ब्लड को फिल्टर होना जरूरी है। ठीक है ना, वो फिल्टर होगा और उसके बाद बॉडी से बाहर निकलेगी हमारा एक्सक्रीटा। ठीक है, अब देखो इधर ये डायग्राम, इतना ही जूम हो रहा है। ये होता है एफरेंट आर्टरियोल। पहले तुम लेवलिंग देखो पूरे नेफ्रॉन के डायग्राम की। ठीक है, ये होता है एफरेंट आर्टरियोल। एक एक चीज ध्यान से सुनना। ये तुम्हें दिख रहा है इधर एफरेंट आर्टरियोल। ये जो बाहर निकल रहा है वो होता है इफरेंट आर्टरियोल। काम क्या होता है हमारे एफरेंट आर्टरियोल का? ब्लड को लेके आना। इफरेंट आर्टरियोल का काम होता है ब्लड को लेके जाना। जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड को लेके आ रहा है और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा जो रेड रेड गुच्छे टाइप मैंने बना रखा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है।
और जिस कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर इसको मैंने बांध के रखा है वो होता है बोमांस कैप्सूल। इतना समझ में आया? अब ये इतना जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमांस कैप्सूल, ये दोनों मिलके बना लेते हैं क्या? रेनाल कॉर्पस्कल, जिसे हम माल्पीजियन बॉडी भी कहते हैं। ध्यान रखना, माल्पीजियन बॉडी कहते हैं, माल्पीजियन ट्यूब्यूल नहीं कहते हैं। माल्पीजियन ट्यूब्यूल क्या होता है? इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ग्लोमेरुलर और बोमान कैप्सूल मिला के क्या बनाते हैं? रेनाल कॉर्पस्कल और माल्पीजियन बॉडी। इतना क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ग्लोमेरुलस का काम होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, कैसे फिल्टर होता है, क्या निकाला जाता है ब्लड से बाहर, क्या ब्लड में रखा जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, इसका काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। अब एफरेंट आर्टरी से ब्लड आएगा, इधर फिल्टर होगा और उसके बाद साफ किया हुआ ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इधर फिल्टर होना है तो टाइम चाहिए। मान लो तुम चाय बना रहे हो, अब चाय तुम चाहते हो कि कप के अंदर निकले छन्नी की मदद से, तो तुम्हें थोड़ी देर छन्नी के अंदर चाय को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ब्लड थोड़ी देर रुके, ऐसा नहीं कि यहाँ से आए यहाँ से फटाफट निकल जाए, नहीं तो क्या फिल्टर होगा यहाँ पे, है ना? टाइम चाहिए थोड़ा। तो मैंने क्या किया कि इस वाली को यानी कि एफरेंट आर्टरियोल को मैंने थोड़ा मोटा बना दिया, इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और इफरेंट आर्टरियोल को थोड़ा पतला बना दिया यानी कि इसकी थिकनेस कम होती है कंपेयर टू एफरेंट आर्टरियोल। ऐसा क्यों किया? अब जो ब्लड आएगा वो यहाँ से ज्यादा आ गया, अब यहाँ से तो पतली, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा तो तब तक ये हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कर देगा। इतना समझ में आया सबको? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेंशियल रीजनिंग में आ जाते हैं। तुम्हें लग रहा है बहुत इजी, क्योंकि तुम्हें इजीली समझाया जा रहा है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक एक चीज को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, तुमने ऐसे नोट्स सच में कहीं नहीं देखे होंगे। ट्रस्ट मी, अगर तुम फ्री में ये सारे नोट्स पा रहे हो तो तुम्हें प्लीज एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताया करो कि ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, डायामीटर की बात की थी मैंने, अभी ये चीज तुम्हें बताई है कि एफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर हमेशा बड़ा होता है इफरेंट आर्टरियोल के डायामीटर से। रीजन क्या है? प्रेशर क्रिएट करने में मदद करता है और टाइम प्रोवाइड करता है फिल्ट्रेशन के लिए। समझ में आया ये बात सबको? आगे देखो, तो अभी तक की बात में हमारा ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया था। ठीक है, आ गया ब्लड, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से बाद में बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ आने के बाद फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, इधर फिल्ट्रेशन होगा और उसके बाद ब्लड आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या है? बोमांस कैप्सूल के बाद पहला डक्ट आता है जिसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट जाएगा यहाँ पर। ये क्या है? ये तुम्हें जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसे एनसीईआरटी में यू पिन या हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर लिख रखा है। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा लड़कियों के बालों में वो एक पिन आती है, एक वो यू टाइप की होती है, वो जो जूड़े में डालते हैं पिन आती है ऐसी एक, वो कैसे होती है? यू शेप की होती है, इसलिए हमने उसे हेयर पिन स्ट्रक्चर भी कह रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है। अब इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके दो लिम्ब है। दो लिम्ब है, कहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें लिम्ब? अरे यार, ये एक है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है यानी कि उसके अंदर जो भी मटेरियल चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे फिल्ट्रेट चल रहा है, तो वो ऊपर से नीचे आता है। जो चीज नीचे की तरफ हो रही है यानी कि जो कम होती है, तो जब नंबर कम होते हैं तो हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ना उसको मैक्स में। वैसे जब यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है तो हम उसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट यहाँ से आने के बाद यहाँ से टर्न होके यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जब गया तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस बार असेंडिंग हो गया लूप ऑफ हेनले का लिम्ब है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। टंग ट्विस्टर की तरह ये भी। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नो, प्लीज नो। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में गया। अब इससे आगे जाके कहाँ जाएगा देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं भाई, ये कहाँ जा रहा है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद ये चला जाएगा डीसीटी में। डीसीटी क्या होता है इसको देखो, मैंने यहाँ पे शायद लेबल करना मैं भूल गई, ये होता है डीसीटी।
ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे आएगा। डीसीटी के बाद चला जाएगा यहाँ पे इस वाली डक्ट में, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद जो रेनल पेल्विस वाला एरिया वहां से चला जाएगा, फिर यूरेटर में जाएगा एंड देन फर्दर प्रोसीजर होगा। अभी तो यहाँ तक ध्यान रखो, कलेक्टिंग डक्ट तक आ चुका है। ठीक है, नाम सबको समझ में आए। अब एक मिनट, अब तुम ये सोचोगे कि दी देखो इसमें यहाँ पे भी तो आपने कुछ बनाया, ये रेड रेड सा ये क्या है ना, ये भी सोचोगे। तो अब मेरे को ये बताओ, ये यहाँ पे रेड रेड भी है कुछ, इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो लूप ऑफ हेनले के पास जो चल रहा है रेड रेड जैसा, ये क्या है, वासा रेक्टा है। यानी कि वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब भी होंगे और डिसेंडिंग लिम्ब भी होंगे, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रहा है ये। अब जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वह वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। जहाँ पे असेंडिंग लिम्ब है हमारे लूप ऑफ हेनले का, वहाँ वासा रेक्टा डिसेंडिंग लिम्ब बना के चलेगा। मतलब लूप ऑफ हेनले में जो चल रहा है, एक सेकंड ना, वो कैसे चलेगा, ऐसे, देखो ये दिख रहा है तुम्हें। और वासा रेक्टा में जो चलेगा वो चलेगा ऐसे। समझ में आया सबको इतना। अब देखो यहाँ पे जो डीसीटी के पास तुम्हें रेड रेड स्ट्रक्चर दिखेगा उसे हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को तुम ऐसे पूरा एक साथ देखो और मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर कर रखा है। ये मैंने लाइन क्यों खींची है, क्योंकि देखो किडनी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारा कॉर्टेक्स, एक होता है हमारा मेड्यूला। जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं, जो आउटर वाला पोर्शन होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, मतलब मैंने इस लाइन के ऊपर जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब कुछ किडनी के कॉर्टिकल रीजन में आती हैं। ठीक है, तो तुम्हें कोई पूछ ले टिक 1 में, है ना, कि पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में से कौन है जो कॉर्टेक्स में आता है, तो पीसीटी आता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैं हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगी, तुम्हें बस चैनल को ज्वाइन करके रखना है और टेलीग्राम ज्वाइन करना ताकि अपडेट्स मिलती रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मेड्यूला वाला जो रीजन है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो ये सब कुछ किस में मिलेगा, मेड्यूला वाले रीजन में। समझ में आया इतना सबको। अब एक बार थोड़ा जो मैंने लिखा है वो पढ़ के देख लेते हैं। इधर देखेंगे सब लोग। नेफ्रॉन होते हैं दो तरीके के, एक नेफ्रॉन होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, यानी कि 85% पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कैसे होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि छोटे हैं। देखो जो चीज इजी है उस चीज को ज्यादा लोग चूज करेंगे, जो चीज हार्ड है उसको कम लोग चूज करेंगे। तो जो हमारी बॉडी में छोटी चीजें, लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी होती है कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। क्योंकि छोटे हैं तो ज्यादा होते हैं, तो 85% होते हैं। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले की लेंथ हमारी लंबी होती है, लंबी है बड़ी है तो कम होते हैं, तो 15 to 20% ही होते हैं। इनके अंदर लूप ऑफ हेनले छोटा है, वासा रेक्टा का क्या करेंगे, वासा रेक्टा होता ही नहीं है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा होता है क्योंकि लंबी लूप ऑफ हेनले। ये डिफरेंस सबको समझ में आया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ तक करते हैं और ये यूरिन फॉर्मेशन वाला हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, आई मीन नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ये वाला डायग्राम सबको समझ में आया ना। और प्लीज सब लोग ये वाला पार्ट देखना, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट देखना, क्योंकि तुमको ये वाले डायग्राम की लेबलिंग पता होनी जरूरी है, तब तुम्हें समझ आएगा पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, डायग्राम कैसा लगा है। और ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। सारे जो पीडीएफ वगैरह होंगे वो यहीं पे मिलेंगे। और @SP नीट बायोलॉजी इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय।